मीना एक बड़े ही अमीर घर से थी, लेकिन उसके माता पिता के एक्सीडेंट के बाद अचानक से उसके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे अपना बड़ा सा घर छोड़कर गांव में जाकर रहना पड़ता है और उसकी शादी भी सर पर होती है। ऐसे में गांव में उसकी कुछ नई सहेलियां बनती हैं जो कि गरीब होकर भी मीना की बहुत मदद करती हैं। आइए देखते हैं कि आखिर कैसे गरीब सहेलियां अमीर सहेली की शादी करवाएंगी। असल में मीना के मम्मी पापा बहुत अमीर थे, लेकिन उन दोनों का एक दिन अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। पिता के अचानक जाने की वजह से उनका बिजनेस भी डूब जाता है और उनकी जमा की हुई सारी कमाई चली जाती है। यहाँ तक कि मीना का घर भी बिक जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए और साथ साथ उनके जमा किए हुए सारे पैसे और हमारा घर भी। अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है, मुझे उसे लेकर गांव में जाकर रहना पड़ेगा। उसी दिन मीना अपना बचा हुआ धन लेकर गांव चली जाती है। गांव में मीना की माँ का एक छोटा सा घर था, वो वहीं पर रहने लगती है। एक दिन गांव की कुछ लड़कियां सुषमा, परी और जया मीना से मिलने आती हैं। अरे, आप सब कौन है? आप सबको तो मैं नहीं जानती। कोई काम था क्या मुझसे? अरे नहीं नहीं मीना, असल में हमने अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में सुना। हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए हम चाहते थे कि हम तुमसे मिलने आए और तुमसे दोस्ती करें। हाँ मीना, तुम गांव में पहले कभी नहीं आई, लेकिन मेरी माँ ने बताया कि जब तुम्हारी माँ छोटी थी तब वो इसी घर में रहती थी और वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। तो क्यों ना अब हम भी अच्छे दोस्त बन जाए? हाँ, और तुम यहाँ किसी और को जानती भी नहीं ना, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं होगा। नई जगह पर कुछ अच्छे दोस्त बन जाएं तो रहना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे दोस्त बन सकेंगे। उन तीनों की बातें सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि शहर के उन अमीर लोगों से अच्छे गांव के गरीब लोग होंगे। तुम लोग को पता है, जब मेरे मम्मी पापा गुजर गए और हमारा सारा पैसा चला गया, मेरी एक भी अमीर सहेली ने मेरा फोन नहीं उठाया और सबने मुझे अपने घर पर रुकने भी नहीं दिया। वो सब सिर्फ हमारे पैसों की वजह से मेरी दोस्त बनी थी। ये सुनकर जया, सुषमा और परी को भी बहुत दुख होता है। अरे कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब बीती बातों को भूल जाओ। हम तीनों आ गए हैं ना। सारे गांव में हमारी दोस्ती मशहूर है और अब से तुम भी हमारी दोस्त। अब देखना, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। बस तुम हौसला रखना। अरे वाह, शुक्रिया दोस्तों मेरी मदद करने के लिए, और मैं भी ये दोस्ती खूब अच्छे से निभाऊंगी। इस दिन के बाद से मीना, जया, परी और सुषमा अच्छी दोस्त बन जाती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब मीना अपने छोटे से घर में खाना बना रही थी, तब उससे मिलने गांव में कोई आता है। ये और कोई नहीं, मीना का मंगेतर रवि था। मीना की शादी रवि से तब तय हुई थी जब उसके मम्मी पापा जिंदा थे। रवि को देखकर मीना चौंक जाती है। अरे रवि, तुम यहाँ कैसे? मीना, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। उस वक्त मैं फॉरेन में था और जब तक मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में पता चला और मैं वापस यहाँ आया, तुम गायब हो चुकी थी। तो और मैं क्या करती रवि? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। ना मुझे किसी से मिलने की इच्छा थी और ना ही बात करने की, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ चली आई। नहीं मीना, तुम मेरे साथ वापस चलो, हम शादी कर लेंगे और फिर तुम अपने पापा का बिजनेस फिर से शुरू करना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब ठीक कर दोगी और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम एक बहुत ही होनहार लड़की हो। यहाँ गांव में तुम्हारा क्या भविष्य होगा? नहीं रवि, हम शादी नहीं कर सकते। क्या? पर क्यों मीना? क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मैं तुमसे पैसे लेकर शादी नहीं करूंगी। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीना? हमारी शादी होने वाली है। ये कैसे उसूल हैं? अगर तुम अपने होने वाले पति की मदद नहीं लोगी तो किसकी मदद लोगी? तभी वहां जया, सुषमा और परी आ जाती हैं। मीना, माफ करना, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। मीना, ये सब कौन है? ये सब मेरी सहेलियां हैं। गांव में आने के बाद इन सब ने मेरी बहुत मदद की। ये लोग नहीं होती तो मैं यहाँ रह ही नहीं पाती। हाँ, और आगे भी करेंगे मीना। हम तीनों तुम्हारी शादी कराएंगे और वो भी इसी गांव में धूमधाम से। क्या? मगर ये कैसे मुमकिन है परी? नहीं, तुम सब ये कैसे करोगे? क्यों नहीं मुमकिन है मीना? हम चारों दोस्त कम और परिवार की तरह ज्यादा है। हाँ, अगर तुम हमें अपना परिवार नहीं मानती तो अब वो बात अलग है। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम्ही लोग तो मेरा परिवार हो। तो फिर ये तय रहा मीना, तुम्हारी शादी हम ही कराएंगे, वो भी इस गांव में धूमधाम से। रवि, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं नहीं, भला मुझे क्या परेशानी होगी? मुझे तो बस अपनी मीना से शादी करनी है। फिर मैं कल ही अपने माता पिता को लेकर यहां आ जाऊंगा। हम 1 हफ्ते में शादी कर लेंगे। क्या? 1 हफ्ते में? मगर इतनी जल्दबाजी क्यों रवि?
मीना, अगर अभी नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे 3 साल के लिए फॉरेन जाना है। मुझे वहां अपना बिजनेस शुरू करना है। फिर 3 साल बाद ही मैं वापस यहां लौटूंगा। मीना ये सुनकर परेशान हो जाती है कि भला उसकी गरीब सहेलियां इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे करेंगी। लेकिन जया, सुषमा और परी उसे यकीन दिलाती हैं कि वो चिंता न करे और वो सब मिलकर सारी तैयारियां संभाल लेंगी। फिर क्या था, अगले ही दिन रवि और उसके माता पिता गांव में आ जाते हैं। उधर सुषमा, जया और परी शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। सबसे पहले वो सब मीना को लेकर गांव की एक साड़ियों की दुकान पर जाती हैं। दोस्तों, तुम सब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मीना, इस दुकान में तुझे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां कम दामों पर मिल जाएंगी, तो तुम एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पसंद कर लो अपनी शादी के लिए। देखना, हम तुम्हें उस साड़ी में कितना सुंदर सजाएंगे, तुम एकदम सीता माता लगोगी। हाँ, और रवि राम भगवान। सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। इसके बाद मीना साड़ियां देखने लगती है और उसे एक लाल रंग की साड़ी बहुत पसंद आती है। दोस्तों, मुझे ये साड़ी पसंद आई, लेकिन ये काफी महंगी है। तुम लोग इतने पैसे कहाँ से लाओगी? चिंता मत कर मीना, हमारे मम्मी पापा ने जो पैसे हमारी शादी के लिए जमा किए थे, हम उसमें से पैसे निकाल लेंगे। क्या? मगर ये सही नहीं रहेगा सुषमा। मगर वगर कुछ नहीं मीना, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। हाँ, हम तेरी शादी वैसी एकदम अमीरों जैसी ठाट बाट से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई कमी भी नहीं आने देंगे। नहीं दोस्तों, तुम लोग जितना कर रहे हो वही बहुत है। मैं फिर से एक बार कहूंगी कि तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मैंने इतने साल तक शहर में रहकर देखा, लेकिन वहां कोई भी इंसान बिना अपने स्वार्थ के किसी के लिए कुछ नहीं करता था। मीना की सहेलियां उसे वो साड़ी दिला देती हैं। इसके बाद वो सब मीना के घर जाती हैं। मीना, शादी के दिन हम ये पूरा घर बहुत सुंदर तरीके से सजा देंगे, और देखना, इसी घर के बाहर तेरी शादी का मंडप लगवाएंगे। मगर दोस्तों, उसके लिए तो हमें लोगों को बुलवाना पड़ेगा सजावट के लिए, बहुत खर्चा हो जाएगा। क्या क्या? लोगों को बुलाना पड़ेगा? मगर क्यों? वो शहर में तो जब भी कोई जन्मदिन की पार्टी होती थी तो बाहर से लोगों को बुलवाकर हम लोग घर सजवाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता क्या? नहीं मीना, हम सब मिलकर ही सजावट करेंगे, और तू भी हमारी मदद कर सकती है। ये सब तो तेरे लिए एकदम नया होगा ना। देखना, बहुत मजा आएगा। हम लोग गाने बजाएंगे और फिर सजावट करेंगे। हाँ मीना, खूब मजा आएगा। मीना ये सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन से ही सुषमा, जया और परी मिलकर घर को सजाने में लग जाती हैं। एक बार जब पूरा घर सज जाता है, तब वो सब मिलकर घर के बाहर मंडप लगवाती हैं। मीना भी उनकी मदद करती है और उसे इस सब में बहुत मजा आ रहा था। वाकई में दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि इन सब कामों को करने में भी इतना मजा आ सकता है। मीना, और क्या, पर अब जल्दी चल, घर और मंडप तो सजा लिया, लेकिन अभी तुझे सजाना बाकी है। हाँ, और क्या, ये लो, हमारी दुल्हन तो अब तक तैयार ही नहीं हुई। दूल्हे राजा अगर इसे ऐसे देखेंगे तो यही कहेंगे कि हमने ध्यान नहीं दिया। चलो चलो दुल्हन जी, आपको तैयार करना है। मीना और बाकी सहेलियां हंसने लगती हैं। मीना उनके साथ घर के अंदर चली जाती है और फिर जया, सुषमा और परी मिलकर मीना को तैयार करती हैं। सबसे पहले वो मीना को उसकी सुंदर लाल साड़ी पहनाती हैं और फिर उसका मेकअप करती हैं। तैयार होने के बाद वाकई में मीना बहुत खूबसूरत लगती है। मीना के साथ साथ उसकी सहेलियां भी उसके साथ तैयार हो जाती हैं। अरे वाह मीना, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम आज तक की इस गांव की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। वो इसलिए क्योंकि अभी तुम सबकी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए। सब हंसने लगते हैं। तभी बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है। लगता है बारात आ गई। चलिए दुल्हन जी, आपके दूल्हे राजा आ गए। मीना शर्माते हुए मंडप तक जाती है और फिर रवि भी दूल्हे के लिबास में मंडप पर आ जाता है। पंडित जी भी आ जाते हैं और वो रवि और मीना की शादी कर देते हैं। शादी के बाद विदाई का भी समय आ जाता है और चारों सहेलियों की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, अगर तुम सब ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब तुम सब मेरे जीवन में आई तब तो मैं एकदम हार चुकी थी, लेकिन तुम सब ने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तीनों सहेलियां मीना को गले लगा लेती हैं और फिर मीना रवि के साथ फॉरेन चली जाती है। 3 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन मीना वापस उसी गांव में लौटती है। उसे देखकर जया, सुषमा और परी बहुत खुश हो जाते हैं। मीना, इतने समय बाद तुम्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई क्या? बहुत याद आई सुषमा, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक मैं अपने पापा का बिजनेस फिर से शुरू करके सब ठीक नहीं कर लूंगी तब तक वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अब सब पहले जैसा हो गया है। मैं अमीर हो चुकी हूँ और अब मैं तुम सबका एहसान उतारूंगी। क्यों? मगर हमें कुछ नहीं चाहिए मीना। नहीं परी, तुम सब मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूंगी
और मैंने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे लड़के भी ढूंढे। तुम सबने मिलकर मेरी शादी कराई थी और अब मैं भी तुम सबकी शादी कराऊंगी। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाती हैं और हंसने लगती हैं और आखिर में सब अच्छा हो जाता है। गरिमा और प्रज्ञा दोनों बचपन से ही पक्की सहेलियां थी। दोनों में हमेशा से ही बहुत प्यार था और पूरे गांव में उनकी दोस्ती के चर्चे थे। मगर उनकी दोस्ती में एक नया मोड़ तब आता है जब गरिमा की शादी एक अमीर घर में हो जाती है और प्रज्ञा की एक गरीब घर में। आइए देखते हैं कि दोनों सहेलियों की जिंदगी में आखिर क्या होता है और कैसे वो अपनी दोस्ती निभाती हैं। एक दिन गरिमा के माता पिता के पास उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है। गरिमा और प्रज्ञा साथ में ही कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी गरिमा की माँ उसे आवाज लगाती है। गरिमा, अरे ओ गरिमा बेटा, जरा बाहर तो आना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या? कैसी खुशखबरी माँ? अरे तुम्हारे लिए शहर से एक बहुत बड़ा रिश्ता आया है। तुम्हें पता भी है वो लोग कितने अमीर हैं। उन्होंने तुम्हारी बस एक तस्वीर देखकर तुम्हें एक झटके में पसंद कर लिया। अरे तुम्हारे तो भाग्य फिर गए हैं बेटा। ये सुनकर गरिमा तो बहुत खुश होती है, मगर प्रज्ञा को गरिमा से जलन होने लगती है। लेकिन वो किसी तरह अपनी ये जलन छिपा लेती है। उसे एहसास था कि ये जलन उसकी दोस्ती के लिए अच्छी नहीं थी। अरे वाह गरिमा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शुक्रिया प्रज्ञा, देखना ऐसे ही तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। फिर क्या था, कुछ ही समय में गरिमा की शादी उस अमीर घर में हो जाती है और वो शहर में रहने चली जाती है। लेकिन इधर प्रज्ञा की शादी गांव के ही एक आदमी से हो जाती है जिसका नाम रमेश था। रमेश खेतों में मेहनत मजदूरी का काम करता था और वो बहुत गरीब किसान था। दूर दूर शादी होने के कारण प्रज्ञा और गरिमा के बीच में बात होना अब काफी कम हो गया था। लेकिन जब भी गरिमा प्रज्ञा को फोन करती, प्रज्ञा के मन में गरिमा को लेकर जलन और ज्यादा बढ़ जाती थी। उसे धीमे धीमे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी और साथ ही साथ गरिमा से भी। उसे लगता था कि गरिमा बहुत मतलबी है और कभी भी उसको याद नहीं करती। एक दिन प्रज्ञा अपने घर में खाना बना रही थी कि तभी उसे गरिमा का फोन आता है। अरे ये मुझे क्यों फोन कर रही है? क्या काम है इसे मुझसे? खैर, उठाकर ही देखती हूँ। प्रज्ञा गरिमा का फोन उठा लेती है। हेलो प्रज्ञा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक ही हूँ गरिमा, तुम बताओ। वो असल में मेरी बेटी सिया का पहला जन्मदिन है और अगले हफ्ते संजय उसके जन्मदिन की पार्टी रख रहे हैं, तो तुम आ जाओ ना। इस बार माँ भी नहीं आ रही। मेरा बहुत मन है कि तुम अपने पति रमेश को लेकर आओ। हम कब से मिले नहीं है ना। क्या? रमेश को लेकर? अब नहीं, उन्हें खेतों में बहुत काम है, वो नहीं आ पाएंगे। हाँ मगर मैं आ जाऊंगी। वैसे कब आना है? अच्छा कोई बात नहीं, पार्टी अगले हफ्ते। प्रज्ञा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। प्रज्ञा फोन काट देती है और सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, गरिमा ने मुझे क्यों बुलाया? कहीं ये मुझे वहां बुलाकर अपने अमीर दोस्तों के बीच में नीचा तो नहीं दिखाना चाहती? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, वहां जाकर तो पक्का मेरी बेइज्जती होने वाली है। प्रज्ञा ये सब सोच ही रही थी कि तभी रमेश खेतों से घर लौटता है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? कैसी बात प्रज्ञा? मुझे पैसे चाहिए। वो गरिमा है ना, उसने मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन पर बुलाया है और तुम तो जानते हो ना वो कितनी अमीर है। मैं ऐसे तो नहीं जा सकती वहां। पहले मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे और फिर उसकी बेटी के लिए तोहफा भी। अच्छा मगर प्रज्ञा, तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं है। तुम जब भी उससे बात करती हो हमेशा तुम्हारा मन खराब हो जाता है। फिर तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा इस घर में ही बैठी रहूं और चूल्हा चौका करूं, कहीं बाहर ना जाऊं? उसने बुलाया है तो मैं जाऊंगी जरूर, बस मुझे पैसे दे दो। अच्छा ठीक है प्रज्ञा, मगर कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कम से कम 20,000। इससे कम में तो कुछ भी नहीं होगा। क्या? 20,000? इतने पैसों का क्या होगा? अरे मुझे शहर जाना है, पड़ोस की चाची के जन्मदिन पर नहीं। मुझे चुपचाप पैसे दे दो बस। अच्छा ठीक है प्रज्ञा, मैं किसी तरह से 10,000 का इंतजाम कर दूंगा, मगर इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। प्रज्ञा मुंह बना लेती है, मगर वो और कर भी क्या सकती थी। अगले ही दिन वो पैसे लेकर शहर चली जाती है। प्रज्ञा सीधा गरिमा के घर पहुंचती है और उसका घर देखकर प्रज्ञा के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतना बड़ा घर! ये गरिमा इतने बड़े घर में रहती है? वाह, इसमें तो मेरा पूरा मोहल्ला रह ले। प्रज्ञा घर के बाहर खड़ी होकर घर को देख ही रही थी
कि तभी पीछे से एक कार के हॉर्न की आवाज आती है और प्रज्ञा सहम जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक कार हॉर्न बजा रही थी। कार में गरिमा बैठी हुई थी और ड्राइवर कार चला रहा था। प्रज्ञा को देखकर गरिमा खुशी से बाहर निकल आती है और प्रज्ञा को गले लगा लेती है। अरे प्रज्ञा, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी कैसे आ गई? अब वो गरिमा, मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी आ जाऊं, तो तुम्हारे साथ थोड़ी शॉपिंग ही कर लूंगी। मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे ना, इसलिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल प्रज्ञा, आओ अंदर आओ, फिर हम बाद में शॉपिंग पर चलेंगे। गरिमा प्रज्ञा को अंदर ले जाती है। अंदर कई सारे नौकर चाकर थे। वाह वाह गरिमा, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। हाँ प्रज्ञा, घर में 5 नौकर हैं, अलग अलग कामों के लिए। वैसे आओ, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मैंने तुम्हें सच में बहुत याद किया प्रज्ञा। तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे भी गरिमा। गरिमा प्रज्ञा को उसके कमरे में ले जाती है और फिर उससे कहती है, अच्छा प्रज्ञा, तुम एक काम करो, नहा लो और फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है गरिमा। गरिमा के जाते ही प्रज्ञा सोचती है, वाह जरा देखो तो कितना बड़ा घर है, कितने नौकर हैं। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मुझे ऐसा पति और घर मिला। प्रज्ञा नहा धोकर तैयार हो जाती है। वो तैयार हो ही रही थी कि तभी गरिमा वापस प्रज्ञा के पास आ जाती है। तुम तैयार हो गई प्रज्ञा? चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। प्रज्ञा ने बाहर जाने के लिए काम साड़ी पहन रखी थी, लेकिन गरिमा ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत अच्छे से तैयार थी। ये देखकर प्रज्ञा को काफी अजीब महसूस होता है। अरे गरिमा, हम तो बस शॉपिंग करने जा रहे थे, ये तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए? ऐसा लग रहा है कि अभी पार्टी में जा रही हो तुम। मैं तो बाहर जाते वक्त अक्सर ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। वैसे प्रज्ञा, इससे याद आया कि मुझे भी पार्टी में पहनने के लिए कपड़े लेने हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो अब जल्दी चलते हैं वरना देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है चलो। गरिमा प्रज्ञा को एक बहुत बड़े मॉल में ले जाती है जहां पर साड़ियों का एक बहुत बड़ा शोरूम था। प्रज्ञा वहां घुसते ही सोचती है, अरे ये जगह तो बहुत बड़ी है, यहाँ पर तो बहुत महंगी महंगी साड़ियां होंगी, मैं कैसे खरीद पाऊंगी? अरे क्या हुआ प्रज्ञा, क्या सोचने लगी? आओ ना। हाँ हाँ आई। प्रज्ञा और गरिमा वहां पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां देखते हैं। गरिमा को एक साड़ी बहुत पसंद आती है, मगर वो बहुत महंगी थी। प्रज्ञा, मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई है, एक काम करते हैं, हम दोनों यही साड़ी अलग अलग रंग में ले लेते हैं, फिर हम दोनों ही पार्टी में बहुत अच्छे लगेंगे। अरे नहीं नहीं गरिमा, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, मैं ये नहीं ले सकती, मैं किसी छोटी दुकान से साड़ी ले लूंगी। क्या? अरे प्रज्ञा, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना, अगर तुम्हारा मन है तो मैं साड़ी के पैसे दे दूंगी। प्रज्ञा को ये सब सुनकर लगने लगता है कि गरिमा ये सब बोलकर सिर्फ अपने पैसों का घमंड दिखा रही है और उसे सचमुच में प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। बस बहुत हो गया गरिमा, मेरे पास पैसे कम है और मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत है। मैं अपनी साड़ी खुद खरीद सकती हूँ, यहाँ से नहीं तो कहीं और किसी छोटी दुकान से। प्रज्ञा की ऐसी कड़वी बातें सुनकर गरिमा को बहुत दुख होता है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रज्ञा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब नहीं सोचा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी साड़ी ले लो, बस मैं कहीं और से ले लूंगी अपनी साड़ी। गरिमा अपने लिए साड़ी खरीद लेती है और प्रज्ञा अपने लिए दूसरी दुकान से साड़ी ले लेती है। पार्टी वाले दिन गरिमा जब तैयार हो ही रही थी, प्रज्ञा तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है, मगर वो देखती है कि पार्टी में सभी लोग बहुत ज्यादा सजे धजे थे। तभी कुछ औरतें प्रज्ञा को इशारा करके अपने पास बुलाती हैं। क्या आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ हाँ वेट्रेस, जरा हमारे लिए जल्दी से 2 ग्लास जूस लेकर तो आना। हाँ, और मेरे लिए पनीर टिक्का। क्या? मैं वेट्रेस नहीं हूँ। हैं? फिर कौन है तू? शक्ल और कपड़ों से तो बिल्कुल वेट्रेस ही लग रही है। हाँ हाँ, तुझे इस अमीरों की पार्टी में भला घुसने किसने दिया? प्रज्ञा को अपना ये अपमान सुनकर बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ कहती इससे पहले गरिमा वहां आ जाती है और उन औरतों से कहती है, जबान संभाल कर बात करो तुम लोग, ये मेरी दोस्त है और ये पार्टी जितनी मेरी है इसकी भी है, और इस हिसाब से तुम लोग इसी की पार्टी में ये जूस और पनीर टिक्का ठूस रहे हो। लगता है कि तुम लोगों के पास केवल पैसा ही है, तमीज नहीं। गरिमा का ऐसा जवाब सुनकर वो औरतें चुपचाप वहां से चली जाती हैं और प्रज्ञा भी ये सब सुनकर दंग रह जाती है। गरिमा, तुमने अपने अमीर दोस्तों को मेरे लिए इतना सुना दिया? अरे वो मेरी दोस्त नहीं प्रज्ञा, दोस्ती अमीरी गरीबी देखकर नहीं होती है, मेरी असल दोस्त तो सिर्फ तुम हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ गांव से बुलाया था।
प्रज्ञा ये सुनकर भावुक हो जाती है, मगर तभी वहां पर संजय अपनी बेटी सिया को लेकर आ जाता है। आप ही प्रज्ञा है ना? गरिमा ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है। हमेशा अपनी और अपने दोस्तों के किस्से सुनाया करती है। संजय की ऐसी बातें सुनकर प्रज्ञा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, मगर वो पार्टी में गरिमा से कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन जब घर वापसी का समय हो जाता है, प्रज्ञा गरिमा से कहती है, मुझे माफ कर दो गरिमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कोई बात नहीं प्रज्ञा, ये सब तो दोस्ती में चलता ही रहता है, मगर अच्छी बात यह है कि अब सब ठीक है। हाँ, पर अब मुझे जाना होगा, लेकिन अब मैं जल्द ही वापस तुझसे मिलने आऊंगी। हाँ प्रज्ञा, वैसे ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये क्या है गरिमा? ये वैसी दूसरी साड़ी है जो मैंने अपने लिए उस दुकान से ली थी। मैंने उसी दिन 2 साड़ियां ले ली थी, एक अपने लिए और एक तेरे लिए, और वो भी अलग अलग रंग में। अब हम अगली बार इसे साथ साथ पहनेंगे, ठीक है? प्रज्ञा ये सुनकर गरिमा को गले लगा लेती है और वापस खुशी खुशी अपने गांव चली जाती है। इसके बाद उनकी दोस्ती और भी पक्की हो जाती है। Please subscribe this channel.